नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम कवच सीरीज कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट 4, जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की संभावना है और जिससे रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। पहला प्रश्न लेंगे कि डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर है शेरशाह सूरी, सम्राट शेरशाह सूरी, जिन्होंने सरायों का, मस्जिदों का और सड़कों का एक जाल बनाया था। इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर कलकत्ता तक एक सड़क बनाई थी, जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता तक है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। देखिए बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी में इसमें जो फैक्ट आपको मैंने बताए हैं 7+ बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीटी रोड, केवल जीटी रोड नहीं, इससे रिलेटेड संबंध कि मतलब कौन कौन से राज्यों से होकर निकलता है जीटी रोड, और अफगानिस्तान से लेके कहां तक है, किसने ये मस्जिद बनवाई थी, किसने ये विश्राम गृह बनाए, किसने सड़कों का नेटवर्क बनाया, ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और 7+ बार पूछा गया है। डैश बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना। जो रहीम के दोहे आप पढ़ते हैं, ये वही अब्दुल रहीम खान खाना है, जो कि बैरम खान यानी अकबर के सेनापति के बेटे थे। और इन्होंने बहुत सारे दोहे, बहुत सारे मतलब अपने लेख लिखे। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था, जो अकबर दरबार में नवरत्नों में से एक था। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी, मतलब खानों का खान, खान खाना मतलब खानों का खान। और रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, हिंदी के ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। रहीम की प्रमुख रचनाएं थी रहीम सत्सई, सिंगार सत्सई, रहीम रत्नावली। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी रचनाएं की। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित है। तो जो रहीम के दोहे आप पढ़ते हैं, वो यही रहीम हैं, जिनके बहुत सारे दोहे हिंदी में और अरबी में, फारसी में प्रचलित हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बैरम खान के बारे में एक मैं आपको फैक्ट बताते हुए चलता हूं कि बैरम खान अकबर का सेनापति था। जब 13 साल की उम्र में अकबर ने गद्दी संभाली, उस समय बैरम खान ने 1526 में जो युद्ध हुआ था, 1556 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें हेमू विक्रमादित्य को इन्होंने हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत हमें देखना है। इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, सही था। सत्ता के लिए इसने अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद किया, सही है। वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, गलत था। वह दूसरा पुत्र नहीं था, वह तीसरा पुत्र था, तीसरे नंबर का पुत्र था। चौथा मुराद बख्श था, पहले नंबर का दारा शिकोह था और दूसरे नंबर का शाह सूजा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। यह भी सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शाहजहां के 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थे। इनमें पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह सूजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद बख्श था। उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब मुगल वंश का 6ठा शासक था। अकबर के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। उसने 1658 से लेके 1707 तक 49 साल तक इसने शासन किया। 49 ईयर्स शासन किया इसने। उसने बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाई, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया तथा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया।
तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बारे में आपको बताऊंगा कि बीबी का मकबरा जिसे कहते हैं या राबिया दुर्रानी का मकबरा जिसे कहते हैं, ये ताजमहल की एक भोंडी नकल है। मतलब जैसा ताजमहल बना हुआ है स्ट्रक्चर वैसा ही बनाया हुआ है, और ये औरंगाबाद में, जिसको अब संभाजी नगर कहा जाता है, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है। और संभाजी महाराज शिवाजी के बेटे थे। मराठा जो साम्राज्य था जिसकी नींव रखी थी ग्रेट शिवाजी ने, तो शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, और संभाजी के नाम पर ही अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया है। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफगानिस्तान से आया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में किया, वह असफल रहा। उसने 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए और मराठों के सेनापति सदाशिव राव भाऊ निर्णायक रूप से हार गए थे। और 1748 से, इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं कि 1748 से लेके 67 तक लगातार अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए थे। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों देखिए, जब आपके पास ये कथन वाले प्रश्न आते हैं तो आपकी थॉरो नॉलेज का पता चलता है, फिर आपको पता लगता है कि आपने कितना किसी सब्जेक्ट को सही से पढ़ा है। अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं, देखिए हिस्ट्री में जब कोई कथन से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है तब कितनी थॉरो नॉलेज की जरूरत होती है। वो यहां आप देखिए, यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, बिल्कुल सही है। ये प्लेग के अंत के स्वरूप के रूप में, एक प्रतीक के रूप में ये बनाया गया था। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी सही उत्तर है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, गलत है ये। मैं आपको सही से अभी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। यह उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों को बनाया गया है, ये सही उत्तर है। ये सही मतलब प्रश्न है, वो मतलब आपका कथन है। सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। 1591 में कराया था, ऑप्शन बी सही हो गया। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित स्मारक है, सही है। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है और यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, यह भी सही है। ये 4 मीनारों उत्तर दक्षिण वाली चौकोर संरचना है, बिल्कुल सही है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, ये गलत है। 4 मंजिलों वाली जो बात है ये गलत है, यहां पर आप क्रॉस मार सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जयपुर के हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? तो बच्चों खेतड़ी के महल जो राजा भोपाल सिंह ने बनवाया था उससे ही प्रेरित है हवा महल। तो खेतड़ी, देखिए हाँ, झुंझुनू में स्थित खेतड़ी महल जो है ये इसी से प्रेरित था। और खेतड़ी की महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा भोपाल सिंह ने कराया था, 1770 ईस्वी में कराया था। खेतड़ी महल से प्रेरित होकर सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में भव्य ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण कराया, जयपुर में करवाया, और इसको लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया। ये इसमें 953 झरोखे हैं। देखिए बच्चों, अगर हम स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य के मामले में हवा महल जो है वो बेजोड़ संरचना है, और ये किससे प्रेरित होकर बनाई गई थी? झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित होकर बनाई गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। गुरुपूर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बच्चों सही उत्तर जो है वो गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव जी के याद में उनके जयंती पर जो, देखिए ये गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक जयंती को हम गुरुपूर्व के नाम से मानते हैं, और यह सिख धर्म का एक महापर्व है। सबसे ज्यादा उत्तम पर्वों में से ये एक माना जाता है, किसमें? सिख धर्म में। और गुरुपूर्व, ठीक है, तो गुरुपूर्व गुरु नानक की जयंती पर सिखों के प्रथम गुरु तथा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, लंगर आयोजित किए जाते हैं तथा खाद्य सामग्री बांटी जाती है। गुरुद्वारों को सजाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। तो देखिए बहुत सारी झांकियां गुरुपूर्व के दिन निकाली जाती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, और गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। और सिख धर्म के सबसे पवित्र जो पर्व हैं उनमें से एक है गुरुपूर्व
ठीक है, गुरु पर्व मानते हैं, गुरु पूरब भी कहते हैं, और गुरु नानक देव जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। आप सभी को बताऊं कि गुरु नानक जी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा था कि नाम जपो, कीरत करो और बंट छको। कहने का मतलब आपका काम मानवता की सेवा करना है, भगवान का नाम लीजिए और जो भी आपके पास है उसको मिल बांट कर मतलब खा लीजिए। और क्या कहते हैं, लंगर जो है, लंगर उसी का एक मतलब एक एग्जाम्पल है कि जो सिख धर्म में जो भूखे लोगों की सेवा करना, इसको सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। खुद गुरु नानक देव जी ने एक बार, क्योंकि ये इनके पिताजी व्यापारी थे, लेकिन गुरु नानक जी क्या करते थे, गुरु नानक जी मतलब जो लंगर कराते थे, जब वो मतलब बचपन था उनका, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसा काम करते थे जिससे गरीब लोगों की और बेसहारा लोगों की मदद हो पाए। तो इसलिए ही उनका एक सच्चा सौदा नाम का एक चैप्टर है, हिंदी की शायद तीसरी चौथी क्लास में ये पढ़ाया जाता है। और सच्चा सौदा जो है वो आप जरूर एक बार पढ़ें, इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। गुरु नानक देव जी के जीवन का एक अच्छा वृतांत है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो आप सभी को पता है कि वारंगल में सब पहले काकतीय राजवंश होता था, और काकतीय राजवंश में वारंगल में रानी रुद्रमा देवी पैदा हुई। बहुत ही कम आयु जब उनकी थी तो उनके पिता का निधन हो गया था, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो रानी रुद्रमा देवी ने शासन किया, और उस समय मार्को पोलो ने भी अपनी यात्रा वृतांत में रुद्रमा देवी का वर्णन किया है। वारंगल तेलंगाना की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 तक ये रहीं, और इन्होंने 27 साल शासन किया तथा काकतीय वंश से संबंधित थी। इनका जन्म काकतीय वंश के राजा गणपति देव के यहां पर हुआ था। पिता की कोई पुत्र नहीं था, और इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में ही रानी रुद्रमा देवी ने शासन संभाला। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और पूछा जा सकता है, इस साम्राज्य का एक बंदरगाह भी थी जिसको मोतुपल्ली भी कहा जाता है। मोतुपल्ली या मोटुपल्ली, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो 1961 में मिली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1955 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता के जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा दमनदीप मुक्त करा लिया तथा तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां प्रांत बना। तो बच्चों, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, शायद पुकार मूवी है अमिताभ बच्चन की, वो आप जरूर देखें। तो उसमें गोवा को कैसे आजाद कराया गया पुर्तगालियों से, इसका वृतांत है। तो जरूर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको ये पूरी जो कहानी आपको पता चलेगी। 10वां प्रश्न लेते हैं, 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संभाजी। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, संभाजी के जीवन चरित्र से रिलेटेड थी, और इसका नाम था छावा मूवी। बहुत अच्छा इसने फिल्म जगत में बिजनेस किया है, बहुत ही मतलब अच्छी मूवी रही है। और शिवाजी की मृत्यु के बाद 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी। शिवाजी ने चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद नवोदित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की 2 मुख्य पत्नियां थी सोयराबाई और सहबाई निम्बालकर। शिवाजी का सहबाई निम्बालकर से उत्पन्न पुत्र का नाम संभाजी था, जबकि सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम राजा राम था। और सोयराबाई शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजा राम को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु संभाजी का बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। कौन थे? शिवाजी के वास्तविक उत्तराधिकारी संभाजी महाराज थे। फलतः दोनों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः संभाजी विजयी रहे और 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पे आरूढ़ हुए। अगला प्रश्न लेते हैं, आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। तो बच्चों, ये लखनऊ में उपस्थित है, लखनऊ में स्थित है, और इसकी कहानी बड़ी रोचक है। ये कहा जाता था कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसफ उद्दौला। इसके पीछे का वृत्तांत ये है
कि जब राज्य में अकाल पड़ा तो आसफ उद्दौला ने यह कहा कि हम सबको एक मतलब काम देंगे जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। भले ही साम्राज्य में अकाल पड़ा हुआ है लेकिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए और बिना काम करे, क्योंकि हम पैसा नहीं दे सकते इसलिए हम एक इमारत बनाएंगे। कहा यह जाता है कि जब इमाम बाड़ा बनवाया गया तो इमाम बाड़ा बनवाया जाता था। बड़ा इमाम बाड़ा जो मस्जिद है वो मतलब मस्जिद नहीं है, एक भूल भुलैया टाइप की है। ये बड़ा इमाम बाड़ा दिन में बनाया जाता था और रात में इसको गिरा दिया जाता था, मतलब तोड़ दिया जाता था और दिन में फिर बनाया जाता था। तो जब तक अकाल चढ़ा तब तक आसफ उद्दौला ने यह किया कि किसी को भी भूखा नहीं मरने दिया, हर किसी से काम करवाया, ताकि उनका यह सिद्धांत था कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब मेहनत के पैसा भी नहीं मिलना चाहिए और कोई व्यक्ति भूखा भी नहीं मरना चाहिए। तो इसी क्रम में बनाया गया आसफी इमामबाड़ा यानी बड़ा इमामबाड़ा, जो कि लखनऊ में है। तो इसीलिए प्रचलित है कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसफ उद्दौला। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवध नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनाया था। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। इसी ने अवध की प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगापट्टनम इसका सही उत्तर है। श्रीरंगापट्टनम में ही 1799 में लॉर्ड वेल्जली की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हुए और टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया। इसने 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि दी गई थी तथा अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। आधुनिक कैलेंडर को लागू किया तथा सिक्का ढलाई की नई तकनीक, नापतोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और यह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। तो फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन क्लब का जो है वो एक ही अनूठा योगदान था और यही जैकोबिन क्लब के रूप का जो सदस्य बना था कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने जो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने जो फ्रांस की मतलब जो कायाकल्प है उसमें अपना योगदान जो दिया था वो भी जैकोबिन क्लब से फ्रांसीसी क्रांति संबंधित थी। तो उसी जैकोबिन क्लब का ये सदस्य था टीपू सुल्तान और इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। कहां पर लगाया था? श्रीरंगापट्टनम में। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल को स्थायी बंदोबस्त लागू की गई? तो बच्चों, चाहे राजस्व व्यवस्था कह लीजिए, स्थायी बंदोबस्त कह लीजिए या इस्तमरारी कह लीजिए, ये सभी एक ही व्यवस्था के नाम हैं जो कि 1793 में अपनाई गई और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो ये कोड अपनाया गया। इसमें क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था प्रारंभ की। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखना है। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इससे कितने फैक्ट देखो हमें मिले गए कि स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमारारी कहा जाता है, 1793 में बनी। और किसने इसका वो मसौदा किसने तैयार किया था? जॉन शोर ने तैयार किया था। और सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वुड्स के आदेश पत्र यानी वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे सुधार हुआ? तो वुड्स के डिस्पैच से सबसे ज्यादा सुधार जो हुआ था वो शिक्षा में हुआ था। वुड्स के डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड्स में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड्स का घोषणा पत्र या वुड्स का डिस्पैच भी कहा जाता है। समिति की मुख्य सिफारिश प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग बनाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिए जाने का सुझाव दिया। तो एक बहुत ही
शिक्षा के यदि सुधार की बात की जाए तो वुड्स का जो डिस्पैच है इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का संबंध बच्चों 1215 में इंग्लैंड के एक राजा ने एक आदेश पत्र निकाला था जिसमें जनता के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया था। तो वहां से नाम मैग्ना कार्टा शुरू हुआ और इसे भी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? चार्ल्स के वुड्स डिस्पैच को। चलिए, राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसकी एडिटिंग भी की, संपादन भी किया, एडिटर भी रहे? तो संवाद कौमुदी इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सन 1821 में राजा राममोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। तो देखिए कितने फैक्ट हमें एक ही क्वेश्चन में मिल गए और ये आरआरबी एनटीपीसी में आपको निश्चित रूप से आपको मदद करने वाले हैं। तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में यूपीएससी का भी अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि यूपीएससी का 25 मई को एग्जाम है। और जैसे कि हमारी एक हाइब्रिड कोचिंग है तो यहां यूपीएससी की तैयारी और वनडे एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ आपको कराई जाती है। तो यूपीएससी की जल्दी हम एक प्रैक्टिस टेस्ट या एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। यदि आप उसका भाग बनना चाहते हैं तो 16 अप्रैल से आप इसका भाग बन सकते हैं। किसका? यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का। तो अगला प्रश्न लेते हैं। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल सम्राट भी थे। उस समय 10 मई 1857 के समय बहादुर शाह जफर भारत के मुगल शासक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक रहे थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। जफर के नाम से कविता लिखते थे। वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून म्यांमार में हो गई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरल पार्टी के थे। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्ट हमें इंपॉर्टेंट मिल गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। बारदौली सत्याग्रह, जो कि किसानों का एक आंदोलन था, इसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने की? सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को इसके आंदोलन के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि दी गई। और आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर इनका एक बहुत बड़ा, जो कि संसार का सबसे बड़ा स्टैचू है, इनकी एक भव्य मूर्ति बनाई गई है जो कि संसार में सबसे बड़ा स्टैचू भी है। और साथ में 31 अक्टूबर को इनकी जयंती वाले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये तीनों जो मैंने आपको बताए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका स्टैचू, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है, कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। ट्रावनकोर के दीवान थे। इन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ये थे वेलुथम्पी, जो कि ट्रावनकोर के दीवान थे और इस विद्रोह का नाम वेलुथम्पी विद्रोह भी था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की? तो बच्चों 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और ये सही उत्तर इसका सी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए और जो कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि ये जो हमने क्लास जो भारत में यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड कराई थी उसको आप सभी ने देखा था। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहला जो 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई, वर्तमान मुंबई में किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका अधिवेशन कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो कई प्रश्न यहां से निकलकर चले आए कि कौन संस्थापक थे, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनकी स्थापना है, मतलब इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। एक और प्रश्न मैं आप सभी को देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक सदस्यों में से एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्ट्रे फीदर्स नाम की एक किताब लिखी थी जो कि पक्षियों में थी और पक्षियों से संबंधित थी, और उन्होंने ये किताब इटावा के कलेक्टर रहते हुए करी थी। तो इटावा या उत्तर प्रदेश के आसपास का जो एरिया है इटावा में, वहीं पर जो पक्षी जगत है, जो पक्षी है वहां के, उनके बारे में बहुत थॉरो एक सर्वे करने के बाद ये किताब लिखी गई जिसका नाम था स्ट्रे फीदर्स। आप सभी को बताना है कमेंट करके कि स्ट्रे फीदर्स के जो किताब के रचनाकार कौन थे। तो बच्चों आज के साथ ही में हमारे 20 क्वेश्चन हैं। आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 है जो इतिहास से संबंधित था। यहीं इसको विराम देते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ते रहिए। 15 से 20 मई आप सभी का एग्जाम होने वाला है। प्रैक्टिस टेस्ट से अलग भी आपका जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।